गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आपको अगला अध्याय का अध्ययन कराऊंगा जो है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, यानी प्लानिंग और सतत पोषणीय विकास। भारत के संदर्भ में इन बिंदुओं का अध्ययन कराऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूं कि नियोजन क्या है। आप लोग घर में प्लानिंग करते हैं, अपनी स्टडी की प्लानिंग करते हैं, घर के विकास की प्लानिंग करते हैं। इसी तरीके से भारत के संदर्भ में प्लानिंग नियोजन हो रहा है। नियोजन भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर विकास करने की एक प्रक्रिया है। क्या है? भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर विकास करने की एक प्रक्रिया है। नियोजन का प्रयोग सामान्यतः आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आर्थिक विकास। सभी प्रकार के नियोजन में एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, साथ ही इसके प्रकार और स्तर में अंतर पाए जाते हैं। नियोजन के प्रकार। नियोजन को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, खंडी नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडी नियोजन क्या है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसे लागू करना खंडीय नियोजन कहलाता है। प्रादेशिक नियोजन क्या है? आर्थिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए बनाए गए नियोजन को प्रादेशिक नियोजन। कैसे? क्या कहते हैं? आर्थिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए बनाए गए नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। असमान विकास के अंतर को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर विकास की योजना को अपनाया जाता है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है भाई? आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नियोजन की विशेष आवश्यकता है। विकास के लिए उपलब्ध संसाधन आवश्यक होता है, परंतु कभी कभी संसाधनों के बावजूद कोई क्षेत्र पिछड़ जाता है। योजना आयोग ने क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन को कम करने के लिए लक्ष्य क्षेत्र योजना और लक्ष्य समूह योजना क्रियान्वित की। लक्ष्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। लक्ष्य समूह योजना। लक्ष्य समूह योजना के अंतर्गत लघु कृषक विकास संस्था तथा सीमांत किसान विकास संस्था आदि को शामिल किया जाता है। लक्ष्य समूह के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? लघु कृषक विकास, सीमांत किसान विकास। अब नियोजन का महत्व क्या है? किन क्षेत्रों में? कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आधारभूत क्षेत्रों का विकास प्रादेशिक एवं सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिए नीतियों को निर्धारित करने में नियोजन महत्वपूर्ण होता है। अब प्लानिंग के बाद में आपको ले चल रहा हूं सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास में अक्सर आप लोगों को बताता रहा, अक्सर मैं ये बताता रहा हूं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रियाओं का निर्धारण समाज में विकसित प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के प्रकार के पोषण से होता है। विकास एक बहुआयामी है और समाज, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण में सकारात्मक और अनुक्रमणीय परिवर्तन का सूचक है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि अपना विकास करते हुए
आने वाले पीढ़ी का भी विकास हो, उनके लिए भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसका ध्यान रखा जाए। विकास की संकल्पना, विकास की संकल्पना एक गतिक संकल्पना है जिसका उद्भव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। वर्ष 1970 के दशक में विकास के अंतर्गत पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता को शामिल किया जाता है। 1980 के दशक के तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों के लिए व्यापक स्तर पर सामाजिक और भौतिक कल्याण शामिल होता है। सतत पोषणी विकास की गति, सतत पोषणी विकास की गति वर्ष 1960 के दशक में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की समान वृद्धि के परिणाम स्वरूप सतत पोषणी विकास की संकल्पना का प्रभाव लोगों के सामने आया। वर्ष 1968 में एयरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम, क्या नाम था? द पॉपुलेशन बम। और वर्ष 1972 में नीडोज की पुस्तक द लिमिट द ग्रोथ के प्रकाशन ने एक नए मॉडल सतत पोषणी विकास की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस आयोग का गठन पर्यावरण मुद्दों को लेकर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता के कारण किया। इस आयोग की प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेन ब्रटलैंड थी। इस वर्ष 1987 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर जारी की, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणी विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय कौन से हैं? वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण तथा चारागाह का विकास। सतत पोषणीयता के लिए जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना पहली आवश्यकता है। जलाक्रांत तथा लवणता से ग्रस्त भूमि के पुनरुद्धार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इन सब बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा महत्वपूर्ण बात और लेके चल रहा हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का योगदान इसी संदर्भ में है। इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जो भारत की सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह नहर पंजाब के हरके बांध से निकलकर राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। इस नहर की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। इस नहर से लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलती है। सिंचाई सुविधा के विस्तार से बोए गए क्षेत्र तथा फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ज्वार के स्थान पर गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल की खेती होने लगी। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले किसकी खेती होती थी? चना, बाजरा, ज्वार। इंदिरा नहर के आने से किसकी खेती होने लगी? गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल की। सघन सिंचाई के आरंभ से कृषि और पशुधन उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि हुई, परंतु जल भराव और मृदा लवणता की समस्या से कृषि की सतत पोषणीयता पर ही प्रश्न खड़ा हो गया। तो जो विकास होता है उसके कुछ
सकारात्मक पहलू होते हैं, कुछ नकारात्मक। तो यहाँ पे मृदा लवणता की समस्या सामने आई, सतत पोषणीयता, क्योंकि आने वाले समय में जो भावी पीढ़ी उसका उपयोग करती, अब वो उपयोग नहीं कर पाए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, भारत के संदर्भ में प्लानिंग, नियोजन, सतत पोषणीयता के संदर्भ में मैंने आपको अध्ययन कराया। ये इसका महत्वपूर्ण पहलू था। थैंक यू वेरी मच।